हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। प्रैक्टिस का ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन कुछ पेपर करवाए हैं, ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं सभी के ईवीएस के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा सीडीपी के भी सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। और आपका पेपर जो सेकंड होता है, जिसमें जिसका भी सब्जेक्ट साइंस है, तो वो साइंस वाला वीडियो देख सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने साइंस के भी सॉल्व करवाए हैं और एसएसटी के भी करवाए हैं। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। पेपर सेकंड में जिसका एसएसटी है वो एसएसटी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका साइंस है वो साइंस वाली वीडियो देख सकते हैं। और ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट में कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। और जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो तो जरूर ही देख कर जाएं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अच्छा प्रश्न है। दूरी और दिशा का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा बनाएंगे चित्र और उसी के अनुसार अपना उत्तर निकालेंगे। आप लोगों को पता ही है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसा लिखा है वैसा वैसा हम चलते जाएंगे। लिखा है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, तो हमने मान लिया ये है राधा का घर और यहाँ से चली है 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है कि वह बाएं मुड़ी है, तो राधा बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर चली। अब राधा यहाँ पर है। उसके बाद क्या लिखा है? फिर से बाएं मुड़ती है, तो फिर बाएं मुड़ गई और कितना चली? 2.5 किलोमीटर। अब क्या पूछा गया है? वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये रहा घर और ये है राधा। तो घर से वह कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो दो आपको याद रखने हैं, एक फूलों की घाटी और एक शांत घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। दोनों ही प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी फूलों की घाटी का प्रश्न आए तो मन में आप याद कर लीजिए कि शांत घाटी केरल में है। तो आपको ऐसे दोनों ही याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है, ये भी याद रखिएगा। और 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? अब ये पहेली आपको बतानी है। पहला विकल्प है हल्दी, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है जीरा और चौथा है लौंग। तो मैं पतला सा हूँ, छोटा हूँ और भूरा भी हूँ, काला भी हूँ और खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में डाला जाता हूँ भून कर। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? जीरा है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? पहला विकल्प है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है मेथेन। तो सीएनजी का मुख्य घटक पूछा गया है, मेथेन होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पहला विकल्प है कौआ और उल्लू, दूसरा है चील और गिद्ध, तीसरा है कलचिड़ी और गरुड़ और चौथा है बसंत गौरी और कौआ। तो इसमें जो चील और गिद्ध होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है, देखने की क्षमता जो होती है, बहुत अच्छी होती है। ये मनुष्य की तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। चील, गिद्ध और बाज होते हैं, तो बाज तो इसमें ऑप्शन में नहीं है।
बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चील और गिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के युगल को चुनिए जो मच्छरों से फैलते हैं। पहला विकल्प है मलेरिया और डेंगू, दूसरा है हैजा और चिकनगुनिया, तीसरा है हैजा और मलेरिया और चौथा है चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो जो मच्छरों से फैलते हैं मलेरिया और डेंगू है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है झारखंड। अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें वर्षा बहुत कम होती है और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, तो ऐसा मौसम राजस्थान में रहता है। अब आप कहेंगे कि राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर तो मिट्टी के घर नहीं है, तो बात यहाँ शहरी क्षेत्र की नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की। ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र का विवरण दिया है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर चारों तरफ रेत है, जहां बारिश ना के बराबर होती है, वहां घर इसी तरीके के बनाए जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आए, और इन दीवारों को मिट्टी से ही लीपा पोता जाता है। और इनकी जो छतें होती हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। तो बारिश तो यहाँ कम ही होती है, तो ऐसे घर राजस्थान में बनाए जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। पहला विकल्प है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मैसूर और चौथा है श्रीनगर। तो चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चार चिनारी जो है चार राजसी चिनार के पेड़ों का एक समूह है जो श्रीनगर में डल झील के बीच में स्थित है। यह स्थान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और आसपास के पहाड़ों और सुरम्य डल झील के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। तो लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। पहला विकल्प है स्लॉथ, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बाघ और चौथा है घोड़ा। तो सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है, तो ये क्षमता होती है टाइगर यानी बाघ की। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बाघ जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं और वो भी रात में, ये भी याद रखिएगा। और इनकी जो मूछें होती हैं बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में हलचल और कंपन को महसूस कर सकती हैं। और सुनने की क्षमता तो इनकी बहुत ही अच्छी होती है। वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकते हैं। और इनके जो कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं और इससे क्या होता है, चारों ओर से आने वाली आवाज को इन्हें सुनने में मदद मिलती है। इनके जो कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है गेहूं मूसलाजड़, दूसरा है मक्का मूसलाजड़, तीसरा है गाजर मूसलाजड़ और चौथा है बांस मूसलाजड़। तो जो सही है वह बताना है। तो गेहूं में रेशेदार जड़ होती है, मूसलाजड़ नहीं होती। मक्का में भी रेशेदार जड़ होती है। गाजर में मूसलाजड़ होती है, यानी गाजर खुद मूसलाजड़ का उदाहरण है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और बांस में प्रकंद जड़ प्रणाली होती है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाएं, और इनकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लेटा देने के बराबर होती है। और इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पाया जाता है?
ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता, पहला गलत हो गया। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, तो ये सही है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि जल तक न पहुंच जाएं, ये भी सही है। और जो डी है ये गलत है। इसके जड़ों की लंबाई, इसमें लिखा है कि लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे सिरे से जमीन पर लेटा देने के बराबर होती है, तो ये गलत है। और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये सही है। यानी कि बी सही है, सी सही है और ई सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वृक्ष रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में राजस्थान जरूर मिलता है। अब रेगिस्तान देखकर आप राजस्थान टिक मत कर दीजिएगा, याद कर लीजिए कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी यानी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा है गोवा, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुदुचेरी। तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं और वहीं गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। केरल के लोग टैपियोका खाना पसंद करते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखने हैं। गुजरात में ढोकला चटनी खाई जाती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बावड़ियों यानी सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। दूसरा है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तीसरा है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती थी, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। अब इसमें से सत्य बताने हैं जो सत्य हैं। तो ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं और इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। सही है। सी में कहा जाता है कि बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती थी। यहाँ तक तो सही लिखा है, लेकिन लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी, ये गलत है। बावड़ियों में लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। सीढ़ियां पानी तक ही बनी होती थी। तो इसमें सिर्फ ए और बी सही है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। पहला है सेब, दूसरा है पाइनस, तीसरा है फर्न और चौथा है प्रून्स। तो बिना बीजों के उगने वाले पादपों को अपुष्पी पादप यानी क्रिप्टोगैम कहा जाता है और इसका एक उदाहरण है फर्न। सी विकल्प सही हो जाएगा। फर्न बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं जो उनकी पत्तियों के नीचे से निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मॉस है, लिवरबॉट है, ये भी इसमें शामिल हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। में कहाँ बोली जाती है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है उड़ीसा। तो संथाली और कुडुख भाषा ये बोली जाती है झारखंड में। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। असम में असमिया बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी और मेइतेइलोन और उड़ीसा में उड़िया। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती है। पहला विकल्प है जैविक खेती, दूसरा है काटू और जलाऊ खेती, तीसरा है रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग और चौथा है फसल चक्रण। तो झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि, कर्तन और दहन कृषि, काटू और जलाऊ खेती, वेवर, दाहिया, ये सब इसी के नाम हैं।
पूर्वोत्तर भारत में ये खेती की जाती है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। पहला विकल्प है कलचिड़ी, दूसरा है शक्करखोरा, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है बीबर पक्षी। तो चोंच है मेरी बड़ी निराली और पत्ते सिलकर मैं घर बनाऊं, तो ये दर्जन चिड़िया होती है। ये पत्तों को आपस में सिल लेती है और थैली जैसी बना लेती है, उसी में अंडे देती है। टेलर बर्ड इसे कहा जाता है, दर्जन चिड़िया। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो कलचिड़ी होती है ये अपना घोंसला जो बनाती है, इसमें जड़ें, कचरा, पंख, बाल, ये सब इसका इस्तेमाल करती है। शक्करखोरा जो होता है इसकी चोंच लंबी और पतली होती है और ये खुले और बंद घोंसले का निर्माण करते हैं। कुछ प्रजातियां होती हैं ये खुले घोंसले बनाती हैं, कुछ बंद बनाती हैं। और जो बीबर पक्षी होता है ये सबसे अच्छा घोंसला बनाता है और कई घोंसले बनाता है। जो मादा पक्षी होती है वह पसंद करती है, उसे जो अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। पहला है पक्षी, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है गिलहरी और चौथा है मधुमक्खियां। तो जंतु परागण एक प्रकार का परागण है जो चमगादड़ों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ उन फूलों की ओर आकर्षित होते हैं जो अक्सर सफेद या हल्के रंग के होते हैं और रात में तेज गंध छोड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ को तो रात में ही दिखाई देता है। तो इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। पहला है जामदानी, दूसरा है चिकनकारी, तीसरा है पटोला और चौथा है पोचमपल्ली। तो हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है जामदानी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सॉरी ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। चिकनकारी का संबंध है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, पटोला साड़ी का संबंध है गुजरात से और पोचमपल्ली का संबंध है तेलंगाना राज्य से। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। और जो जामदानी है ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक बुनाई तकनीक है जो सूती और रेशमी कपड़ों पर जटिल प्रतिरूप बनाती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः 3 माह के आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। दूसरा है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तीसरा है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी में लिखा है किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। अब इसमें से जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। तो पहला हो गया गलत। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। और सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वह झुंड की नेता होती है, यानी झुंड का नेतृत्व करती है। और जो नर हाथी होते हैं ये 14-15 वर्ष तक रहते हैं, यानी इनकी आयु जब 14-15 वर्ष की हो जाती है उसके बाद ये झुंड छोड़ देते हैं, फिर अकेले रहते हैं। तो डी गलत हो गया। बी और सी सही है। इसमें आपका डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी और सी सही है, डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। लिखा है जोहड़, बावड़ी और झील। यहां पर जोहड़ लिखा हुआ है। तो ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी ये पूछा गया है। पहला विकल्प है उदयपुर प्रयागराज, पहला विकल्प है नालंदा उदयपुर प्रयागराज जोधपुर, दूसरा है उदयपुर जयपुर नालंदा बीकानेर, तीसरा है प्रयागराज नैनीताल उदयपुर जैसलमेर और चौथा है जोधपुर जैसलमेर बीकानेर उदयपुर। अब जोहड़, बावड़ी, झील इनका संबंध राजस्थान से है और राजस्थान के जो भी शहर लिखे हुए हैं
वही विकल्प सही हो जाएगा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। उदयपुर जो है झीलों का शहर कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? पहला विकल्प है जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, दूसरा है शॉट पुट थ्रो, तीसरा है तीरंदाजी यानी आर्चरी और चौथा है ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है और ये भाला फेंक से इनका संबंध है, जैवलिन थ्रो से संबंध है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटपर्डी यानी नीपेंथिस पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा विकल्प है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो घटपर्डी जो है ये कीटभक्षी पौधा है और ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये ऐसी जगह पर उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। ये मेघालय में पाया जाता है, भारत में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सहित विभिन्न देशों में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, पहला विकल्प है रक्तहीनता से ग्रस्त है, दूसरा है रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, तीसरा है का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है और चौथा है कि लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो रवि का हीमोग्लोबिन स्तर दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर के बीच होता है और रवि का 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, यानी कि सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। रक्तहीनता से ग्रस्त रवि नहीं है। तो इसमें पहला तो गलत हो गया, पहला लिखा है रक्तहीनता से ग्रस्त है, ये गलत है। रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और उसका जो हीमोग्लोबिन स्तर है वह सामान्य है। बी और सी सही है। इसमें आपका जो पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जो सही जोड़ा है वह बताना है। लिखा है सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीटी उषा वेट लिफ्टिंग और के मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। अब इसमें बताना है जो सही है। तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। साइना नेहवाल ये सही है, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बी विकल्प सही है। तो पीटी उषा जो है ये पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी हैं, ये भी गलत है। और कर्णम मल्लेश्वरी इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है, तो ये भी गलत है। सिर्फ बी सही है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होगी? पहला विकल्प है अल्जीरिया, दूसरा है अलास्का, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है कनाडा। तो इसमें जो सही है यानी सही उत्तर जो है वह है अर्जेंटीना। जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब मध्य रात्रि होगी अर्जेंटीना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार रूप में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है झरोखा, दूसरा है ड्रोमर, तीसरा है चबूतरा और चौथा है बुर्ज। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प बुर्ज। बुर्ज जो है ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी इमारत या किले की दीवार से उभरी हुई होती हैं, जो आमतौर पर आकार में गोल या अर्धगोलाकार होती हैं। वे मूल रूप से रक्षात्मक लाभ प्रदान करने के लिए निर्मित की जाती थी, जिससे सैनिकों को उच्च सुविधाजनक बिंदु से हमलावरों पर गोली चलाने की अनुमति मिलती थी। तो वहां पर सैनिक खड़े होते थे, तो इन्हें कहा जाता था बुर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कथन दिए गए हैं, उनमें से बताने हैं सत्य कथन कौन से हैं। लिखा है बावड़ियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है और बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। तो ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। सही है, जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ये दिखाई देती हैं, जैसे कि राजस्थान। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है और इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इनमें सीढ़ियां होती हैं और लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। तो डी इसमें गलत हो गया, ए बी सी सही है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये वाला डी गलत है, विकल्प डी सही है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह है। पहला विकल्प है विस्थापन, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है आप्रवास। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है प्रत्यावर्तन, यानी आपदा के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो लोग अपने मूल स्थान की ओर वापस लौटते हैं, ये प्रत्यावर्तन कहलाता है। विस्थापन क्या है? तो जब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। स्थानांतरण क्या है? लोगों के स्थानांतरण से तात्पर्य है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीति के परिणाम स्वरूप लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन से है, जो सामान्यतः नस्ल या धर्म के विचारों से प्रेरित होता है। और आप्रवास क्या है? तो आप्रवास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग स्थायी रूप से रहने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। पहला है कटफोड़वा, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है फाख्ता। तो इसमें जो विकल्प सही है कटफोड़वा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 ही प्रश्न ले रही हूँ। आज भी मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। आप लोगों के 30 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी है वो भी देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। समय धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। आपका एग्जाम जो है नज़दीक ही है, तो कुछ भी मत छोड़िएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको छोड़ना नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको बहुत पहले ही पढ़ लेने थे, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ ईवीएस के लिए नहीं बता रही हूँ, चाहे आप सीडीपी की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, चाहे आपका पेपर सेकंड में एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने ही है। यानी सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।